पख्तूनिस्तान एक ऐसा चूरन है जो ना पहले कभी बिका और ना ही आइंदा कोई चांस है। गुज़श्ता 100 साल में मुतअद्दिद बार कोशिशें की गई। आजाद पख्तूनिस्तान, लरोबर और आमूसी अटक तक पख्तून रियासत के दिल फरेब नारे लगाए गए। कौम परस्तों को तरह तरह के लॉलीपॉप दिए गए, मगर ये हर बार मुंह की ही खाने पर मजबूर हुए। इन नारों की सरपरस्ती करने वालों में अंग्रेज साम्राज्य, रूस, भारत और अफगान हुकूमतें शामिल थी। हैरत की बात यह है कि अब मजहबी इंतहा पसंद अफगान तालिबान ने भी इस नाम नेहाद कौम परस्ती का ठेका ले लिया है। कोशिश की जा रही है कि कौम परस्ती के नाम पर पाक अफगान बॉर्डर को गर्म रखा जाए, लेकिन गयूर पख्तून कौम समझती है कि इंतहा पसंदी मजहब के नाम पर हो या कौम परस्ती के नाम पर, इस तंग नजरी की कीमत अवाम को ही अदा करनी पड़ती है। कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों की कई नस्लें इस ग्रेट गेम का शिकार हो चुकी हैं, जिसका मकसद खित्ते में अदम इस्तेहकाम और बदअमनी को फरोग देना है। आज हम आपको बताएंगे कि पख्तूनिस्तान का नारा तारीखी एतबार से कितना गुमराहकुन और नाकाबिले अमल है। ये साबित करेंगे कि पख्तूनिस्तान के खोखले नारे से पाकिस्तान की वहदत को कोई खतरा नहीं। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मिलिट्री। खैबर पख्तूनख्वा में शामिल इलाकों की 600 साल तारीख का जायजा लें तो यहाँ पर दुरानियों, मुगलों, सिखों और अंग्रेजों ने हुकूमत की है। पहली बार 1507 में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने काबुल पर हुकूमत कायम की, जिसके बाद काबुल हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत का एक सूबा बन गया। जिसके बाद मुख्तलिफ अदवार में कई मकामी और मुगल ओहदेदार इस नीम खुद मुख्तार इलाके के हुक्मरान रहे। 1823 में जंगे नौशहरा के बाद दराए खैबर तक का इलाका सिखों की पंजाब सल्तनत में शामिल हो गया। 1850 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों तक सारा इलाका ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। 1901 तक ये इलाका सूबा पंजाब का हिस्सा रहा। फिर अंग्रेजों ने 1902 में इसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का दर्जा देकर शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का नाम दिया, जिससे उर्फे आम में सूबा सरहद कहा गया। अंग्रेजों ने सूबा सरहद को मजीद तकसीम किया। एक सेटल्ड एरिया जो बराह रास्त ब्रिटिश राज के जरिए कंट्रोल किया जाता था, जिसमें 5 अजला पेशावर, हजारा, बनू, डेरा इस्माइल खान और कोहाट शामिल थे। बाद में मालाकंड की 3 रियासतें स्वात, दीर और चित्राल भी शामिल हो गई। दूसरा ट्राइबल एरिया था जिसमें अफगान बॉर्डर से मुल्हिका इलाके शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तान बनने के बाद फाटा का नाम दिया गया। सेटल्ड एरिया पर मुश्तमिल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को 1935 में मुकम्मल सूबे का दर्जा मिला और सूबाई असेंबली का कयाम अमल में आया। अब सवाल उठता है कि फिर पख्तूनिस्तान का शोशा कहां से उठा। याद रहे कि अफगान बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में ब्रिटिश आर्मी को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश राज के खिलाफ आजाद कबाइल ने गुरीला जंग के जरिए भरपूर मज़ाहमत की, जिसमें अफगानिस्तान की जानिब से भी मदद फराहम की जाती रही। इस दौरान अंग्रेजों और अफगानिस्तान के दरमियान 3 बड़ी जंगें भी हुई। 1823 और 1919 के दरमियान होने वाली इन जंगों में काबुल तक ब्रिटिश आर्मी पहुंचती रही, मगर फिर मुआहिदे के तहत ब्रिटिश आर्मी का इनखला होता रहा। 1878 की दूसरी एंग्लो अफगान जंग के बाद 1892 में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान ने बाजबड़ के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान ड्यूरिंग लाइन मुआहिदा हुआ, जिसके मुताबिक दोनों मुल्क एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करने पर राजी हो गए। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के जेरे कंट्रोल इलाकों पर दावेदारी से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कुछ इलाके अफगानिस्तान के हवाले किए गए, जिनमें बाजबड़ और वजीरिस्तान के कुछ इलाके शामिल थे। जिसके बाद नक्शे पर एक लकीर खींची गई, जिसे ड्यूरिंग लाइन कहा जाता है। यह मुआहिदा बरतानवी डिप्लोमेट ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के हुक्मरान अब्दुर्रहमान खान के दरमियान हुआ। इस मुआहिदे के बाद 1894 में ब्रिटिश और अफगान हुकाम ने मुश्तरका तौर पर हदबंदी सर्वे किया। इस सर्वे की बुनियाद पर बॉर्डर का तयन किया गया। 1919 की तीसरी एंग्लो अफगान वॉर के बाद होने वाले अमन मुआहिदे में इस बॉर्डर में मामूली तब्दीलियां की गई। यूं एक बैनुल अक़वामी बॉर्डर वजूद में आया जो 1947 में पाकिस्तान को विरसे में मिला। एंग्लो अफगान वॉर और तनाव के दौरान पख्तून कौम परस्ती के नाम पर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ अफगान हुक्मरानों ने पख्तूनिस्तान के नारे को वक्ती जरूरत के तहत इस्तेमाल किया, लेकिन इज्तिमाई तौर पर ब्रिटिश इंडिया के जेरे कंट्रोल इलाकों पर अफगानिस्तान का दावा
कभी भी संजीदा नहीं रहा। बरतानिया ने रूस की तरफ से खतरात के पेश नजर अफगानिस्तान को बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसका मकसद रूस के फैलाव को रोकना था। इस मकसद के उसूल के लिए बरतानिया ने टाइम टू टाइम ताकत और रिश्वत को बरूए कार लाते हुए अफगान हुक्मरानों से डील की। फिर 1936 आ गया जब फकीर एपी ने वजीरिस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद का आगाज किया, जिसमें आजाद पख्तूनिस्तान का नारा लगा। इसमें भी दरपर्दा अफगानिस्तान हुकूमत की हिमायत शामिल थी, मगर इस तहरीक का मकसद अंग्रेजों को वजीरिस्तान से बेदखल करना था। फिर करते करते 1947 आ गया जब हिंदुस्तान की तकसीम का फैसला हुआ। इस मौके पर अफगानिस्तान ने सूबा सरहद के पख्तून इलाकों पर दावा जताना शुरू कर दिया। इस ज़िम्न में बरतानवी हुकूमत से खत्तो किताबत भी की गई। दूसरी तरफ अंग्रेजों की ख्वाहिश थी कि उनके बरे सगीर छोड़ने के बाद आजाद पख्तूनिस्तान कायम हो। इस हवाले से सूबा सरहद के अंग्रेज गवर्नर ओल्फ कैरो ने अपनी किताब द पठान्स में लिखा है कि तकसीम बरे सगीर पठानों के लिए नादिर मौका है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। दिलचस्प बात है कि उस वक्त वजीर आला सरहद डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह तजवीज मुस्तरद कर दी। ये दोनों भाई तकसीम हिंद के खिलाफ थे। फिर तारीख है 10 मई 1947। बरतानवी हुकूमत ने तकसीम हिंद का पहला फार्मूला पेश किया, जिसमें रियासतों और राजवाड़ों के लिए पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल होने के अलावा आजाद रहने का ऑप्शन दिया गया। मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह मंसूबा रद्द कर दिया। कांग्रेस ने धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस को खतरा था कि कई इंडियन रियासतें उसके साथ इल्हाक करने के लिए तैयार नहीं होंगी। अगरचे सूबा सरहद में कांग्रेस की हिमायत याफ्ता हुकूमत कायम थी, मगर सूबा सरहद के लिए वो बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस दौरान अफगानिस्तान भी सूबा सरहद के मामले में कूद पड़ा। जब तकसीम हिंद का हतमी मंसूबा सामने आया तो सूबा सरहद में रेफरेंडम कराने का फैसला हुआ। इस नई रियासत के बाद जून 1947 को बनू में खुदाई खिदमतगार तहरीक का इजलास हुआ, जिसमें अपने पहले मौकफ से यू टर्न लेते हुए खान अब्दुल गफ्फार खान ने तजवीज दी कि अगर रेफरेंडम करवाना ही है तो फिर तीसरा ऑप्शन आजाद पख्तूनिस्तान भी रखा जाए। इस डेवलपिंग सूरत हाल को देखकर अफगान हुकूमत भी मैदान में कूद पड़ी। तारीख है 20 जून 1947। अफगानिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया कि सूबा सरहद अफगानिस्तान का हिस्सा है, जिसे एंग्लो अफगान वॉर के दौरान बरतानिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। चुनाचे सूबा सरहद को अफगानिस्तान में शामिल होने या आजाद रियासत बनने का इख्तियार दिया जाए। इस खत का बरतानवी हुकूमत ने तफसीली जवाब दिया, जिसमें अफगानिस्तान को बावर कराया कि जिस इलाके के बारे में अफगानिस्तान दावा कर रहा है वो मुत्तहदा इंडिया का हिस्सा है। अफगानिस्तान को यह भी याद करवाया गया कि 1921 के एंग्लो अफगान मुआहिदे में वो ये बात तस्लीम कर चुका है। इसलिए अब सूबा सरहद के रेफरेंडम पर अफगानिस्तान की तजावीज इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। याद रहे कि 1919 की एंग्लो अफगान वॉर के बाद 1921 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान अमन मुआहिदा रावलपिंडी में हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान ने सूबा सरहद पर मुत्तहदा इंडिया का हक तस्लीम किया था। फिर आ गई अहम तारीख 24 जून 1947। खान अब्दुल गफ्फार खान ने रेफरेंडम के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। हालांकि एक साल कबल 1946 में उनके भाई डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान अल मारूफ डॉक्टर खान मुस्लिम लीग को शिकस्त देकर वजीर आला सूबा सरहद बने थे, लेकिन रेफरेंडम में पाकिस्तान के सवाल पर उन्हें शिकस्त नजर आ रही थी। 17 जुलाई 1947 तक मुख्तलिफ मरहलों में सूबा सरहद में रेफरेंडम हुआ, जिसमें पाकिस्तान के हक में 99% लोगों ने वोट दिया। 2,89,244 वोट पाकिस्तान के हक में पड़े। सिर्फ 2,874 लोगों ने इंडिया में शामिल होने को तरजीह दी। यूं पख्तूनिस्तान के नारे को सूबा सरहद के अवाम की भारी अक्सरियत ने हमेशा के लिए दफन कर दिया। मगर दूसरी तरफ अफगानिस्तान बाज ना आया और पख्तूनिस्तान की आजादी का प्रोपेगेंडा मजीद तेज कर दिया। जब पाकिस्तान बन गया तो सूबा सरहद में आजाद पख्तूनिस्तान का मुतालबा करने वाले वाहिद बड़े लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान अल मारूफ बादशाह खान ने फरवरी 1948 में आईन साज असेंबली के इजलास में हल्फ लिया। कायदे आजम की सदारत में होने वाले इजलास में बादशाह खान ने कहा कि हम तकसीम हिंद के खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद अब हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, ये हमारा मुश्तरका मुल्क है। इस मौके पर लियाकत अली खान ने पख्तूनिस्तान का सवाल किया, जिस पर बादशाह खान ने कहा कि पख्तूनिस्तान से मुराद दीगर सूबों की तरह हमारे सूबे को पख्तूनिस्तान का नाम देना है। इस तरह आजाद पख्तूनिस्तान का मुतालबा करने वाले सबसे बड़े रहनुमा ने भी अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया।
अगर पख्तूनिस्तान की कोई चिंगारी बाकी भी थी तो उस दिन वो बुझ गई। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनियत की मुखालफत की, फिर शुमाली वजीरिस्तान में फकीर एपी के जरिए आजाद पख्तूनिस्तान रियासत के क़याम का ऐलान करवाया, जिसकी तशहीर बैक वक्त काबुल, दिल्ली और मॉस्को से की गई। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में वफादारियां खरीदने के लिए रकम, असलहा और रेडियोज तकसीम किए जाते रहे। नाम निहाद रियासत का इंतजाम चलाने के लिए फंडिंग का बंदोबस्त भी अफगान हुकूमत ने किया, मगर कबायली अवाम की मज़ाहमत की वजह से ये तमाम हरबे नाकाम हो गए। जिसके बाद 30 सितंबर 1950 को बलूचिस्तान वाली साइड से अफगान फौजियों ने कबायलियों के रूप में चमन बॉर्डर क्रॉस किया, जिन्हें 6 दिन की लड़ाई के बाद पसपा कर दिया गया। अफगानिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया कि ये आजाद पख्तूनिस्तान के हामी कबाइल थे। 1955 में काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर पख्तूनिस्तान का परचम लहराने का वाकया पेश आया। 1956 से 1959 के दरमियान सरहद पर झड़पें मामूल बन गई। फिर सितंबर 1960 आ गया जब अफगान फौज बॉर्डर क्रॉस करके बाजवड़ में दाखिल हो गई। अफगानिस्तान ने नवाब अफदीर और खान ऑफ जिंदोल के दरमियान कबायली झगड़े का फायदा उठाते हुए लश्कर कशी की, ताकि बदअमनी और एहतजाज से पख्तूनिस्तान का मसला उजागर हो। प्लान था कि मामला बढ़े तो इसी दौरान होने वाले जनरल असेंबली के इजलास में अफगान वजीर खारजा ये मामला उठाए। ताहम बाजवड़ के लोगों ने भरपूर मज़ाहमत की और अफगान फौजियों को वापस अफगानिस्तान भागने पर मजबूर कर दिया। पख्तूनिस्तान के इस शोशे के पीछे एक अफगान उहदेदार का किरदार सबसे नुमाया था। ये सरदार दादू खान थे, जो 1953 से 1978 तक वजीर आजम, सदर और वजीर के ओहदों पर फाइज रहे। रूस की ईमा पर यह शख्स मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार का शिकार करने की कोशिश करता रहा। बिलाखिर 1978 के फौजी इनकलाब में मारा गया, लेकिन फिर रूस ने बराह रास्त अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पख्तून नेशनलिज्म और कम्युनिस्ट नजरियात का मलगूबा बनकर पाकिस्तान के खिलाफ एक नया खोल दिया गया, जिसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने मजहबी तबकात की हिमायत की। अफगान जिहाद की बुनियाद रखी गई, जिसकी वजह से पख्तूनिस्तान का इशू तो दब गया, लेकिन मजहबी इंतहा पसंदी ने गुज़श्ता 4 दिहाइयों से खित्ते को अपनी लपेट में लिया हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान 2021 में दूसरी बार अफगानिस्तान में तालिबान की मजहबी हुकूमत आई है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उनका रवैया किसी भी दूसरी अफगान हुकूमत से मुख्तलिफ नहीं। एक तरफ ये बॉर्डर इशू पर कौम परस्ती का लबादा उड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस खवारिज को महफूज पनाहगाहें फराहम करते हैं। तालिबान की सरपरस्ती में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी के वाकयात होते हैं। इस तरह असरात के लिहाज से पख्तूनिस्तान का शोशा हो या इमारत इस्लामी का फितना खवारिज, इनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके कमजोर करना है। मजहब की बुनियाद पर बढ़ती दहशतगर्दी और इसके खिलाफ रियासती इक़दामात के रद्द अमल में अब एक बार फिर नेशनलिस्ट जज्बात को हवा मिली है, जिसको मुल्क दुश्मन कुव्वतें पख्तूनिस्तान जैसे पिटे हुए नारों की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। लेकिन ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि नंबर 1, अब तक किसी भी मकबूल पख्तून लीडर ने पख्तूनिस्तान की बात नहीं की। पख्तून नेशनलिज्म का नारा लगाने वाली सियासी जमातें कौमी धारे में शामिल हैं। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान में बसने वाले पख्तूनों की अक्सरियत अपनी शनाख्त पाकिस्तान के साथ जुड़ चुकी है। बड़ी तादाद में पख्तून फौज, सिविल, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और दीगर शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अगरचे कुछ बॉर्डर एरियाज में अमनो अमान के मसाइल है, लेकिन मजमूई तौर पर महरूमी के जज्बात कहीं भी मौजूद नहीं। पाकिस्तान का आईन बिला इम्तियाज तमाम कौमियतों को बराबर के हुकूक फराहम करता है। नंबर 3, पख्तूनिस्तान का सबसे बड़ा मौका 1947 में था, जब पख्तूनिस्तान की हामी हुकूमत इक़्तिदार में थी, लेकिन पख्तूनख्वा की अवाम की 99% आबादी ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, जिसको तस्लीम करते हुए पख्तूनिस्तान के अलमबरदार बादशाह खान ने पाकिस्तान की वहदत का हल्फ लिया। नंबर 4, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुक्मरान जमात 3/4 अक्सरियत लेकर मुंतखब हुई है और मुल्क की सबसे बड़ी कौमी जमात है, जो चारों सूबों में मौजूद है, जो इस बात की निशानी है कि पख्तूनों की भारी अक्सरियत विफाकी सोच के साथ है। नंबर 5, कुर्राए अर्ज पर पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है, जो पाकिस्तान का मुआशी कैपिटल है और सूबा सिंध में वाक़ है। पख्तूनों की अक्सरियत का मुआशी, सियासी और समाजी मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है। नंबर 6, पाकिस्तान लीबिया, इराक, शाम या लबनान नहीं है, जहां बाहर से इंतशार एक्सपोर्ट किया जा सके। पाकिस्तान की फौज मजबूत, पेशावर और तमाम कौमी शनाख्तों को अपने अंदर समोए हुए है, लिहाजा किसी भी बैरूनी साजिश का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। नंबर 7,
रिवायती तौर पर पख्तूनिस्तान के शोशे को अफगानिस्तान की हिमायत हासिल रही। अफगानिस्तान की अपनी आबादी में सिर्फ 40 से 42% पख्तून है, जिसका मतलब है कि पख्तूनिस्तान का कयाम अफगानिस्तान की अपनी वहदत के लिए भी खतरा है। लिहाजा वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका अपना मुल्क टूटे। इन बड़ी वजूहात की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि पख्तूनिस्तान एक गुमराह कुन तस्वर है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है।